हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग सीए फाइनल फ्री क्लासेस पेपर नंबर 4 लॉ में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनिश, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आज हम तीसरी क्लास कर रहे हैं लॉ की। आपको फर्स्ट 2 क्लासेस अच्छे से देख लेनी चाहिए, वरना थर्ड क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थर्ड क्लास बिल्कुल थर्ड क्लास हो जाएगी अगर आपने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखी है। फिर आप नीचे कमेंट करके गलत सलत बोलोगे, वो मत बोलना। इसके पहले आप फर्स्ट और सेकंड देख के आओगे तो लॉ से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, और जहां दिल लगेगा वहां सब कुछ सही होगा। तो दिल लगा के आओ, फिर बातें करते हैं आराम से। हमारा पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। मैंने कहा टोटल इसमें 56 सेक्शन होने वाली है। ये 56 सेक्शन 3 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है। जो पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इस चैप्टर में 149 से लेकर हमें 172 तक जाना है। 149 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। स्टार्टिंग करने से पहले मैंने कुछ बातें बताई। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं। फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रोविजन एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, बिकॉज मेंबर डिफरेंट होते हैं और हमारे मेंबर्स इतने सारे होते हैं कि वो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देने के लिए किसी को अपॉइंट कर देते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मेंबर्स अपॉइंट करते हैं ओआर पास करके। मेंबर्स ओआर 15 से ऊपर जाना है तो ऐसा हमने सेक्शंस में देख लिया। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है जो बोर्ड की तरह अपॉइंट किया गया है एज ए मेंबर द्वारा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर। ये दोनों बातें हमने समझी। फिर हमने समझा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्चुअली कंपनी का ब्रेन होते हैं। अगर वो कोई भी गलत काम करे तो उनको रोकने के लिए प्रोविजंस बनाए गए। रोकने के प्रोविजन इंटर के बाद से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज इंटर में हमने क्या पढ़ लिया था, 148 तक हम पढ़ के आ चुके थे इंटर में। अब हम 149 से स्टार्ट कर रहे हैं। 149 पहली सेक्शन जो थी उसने बताया कि टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी, टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने वहां नहीं लिखा हो, पर कंपनी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सेक्शन की लैंग्वेज थी एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज डायरेक्टर। फिर हमने बोला मिनिमम पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन में 1, मैक्सिमम 15 से ज्यादा करने तो एसआर पास करना पड़ेगा। इसमें एक एओए का प्रोविजन था। फिर हमने वुमेन डायरेक्टर देखा। मैंने कहा वुमेन डायरेक्टर में एवरी कंपनी लिखा हुआ, कुछ क्लास ऑफ कंपनीज लिखा हुआ जो रूल 3 में मेंशनड है। और रूल 3 में कौन सी कंपनीज मेंशन है, एवरी लिस्टेड कंपनी। मैंने कहा ये एवरी लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा एवरी लिस्टेड कंपनी मतलब जो लिस्टिंग में है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी हो सकती है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल 100 और मोर और टर्नओवर 300 और मोर तो होगा। तो ये आपको एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर चाहिए। अगर आप अभी रजिस्टर्ड हुए हो 2013 में तो आपको देखना पड़ेगा कि 6 महीने के अंदर आपको एक नई वुमन डायरेक्टर अपने अंदर शामिल करनी है। वरना अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो फिर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। वो 100 वाली और 300 वाली लिमिट प्रीवियस ईयर की लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे चेक की जाएगी लिमिट्स। तो ये हो गई हमारी वो लिमिट्स चेक करने की डेट। फिर अगर आप 1956 वाली कंपनी हो तो आप 1 साल में महिला को लेके आ जाओ आपके पास में। अगर महिला जाती है तो महिला की वैकेंसी को कौन भरेगा, तो वैकेंसी को भरेंगे बोर्ड। shall be filled by the board of directors any intermediate vacancy। अब एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी को फिल कब तक करना है, तो बोला कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर। भाई अगर बोर्ड मीटिंग आने वाली तो बोर्ड मीटिंग में कर दो, वरना 3 मंथ और बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर में आप कर दो। ये पूरे प्रोविजंस हमने पढ़ लिए थे। ये प्रोविजंस पढ़ने के बाद आज हमारी गाड़ी को हम लेके जा रहे हैं रेजिडेंट डायरेक्टर की तरफ। इस रेजिडेंट डायरेक्टर की तरफ जाने से पहले मैंने कुछ वर्ड्स तुम लोगों के लिए छोड़ दिए थे कल। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, लिस्टेड का मतलब क्या होता है, उसके अलावा मैंने बोला टर्नओवर में क्या क्या शामिल होगा, और मैंने चौथी बात बोली पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। और एक वर्ड और इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इनकॉर्पोरेशन कब माना जाएगा, जब आरओसी सर्टिफिकेट देगा तब। कब, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए नीचे कि ये बात होगी वो बात होगी। आज पहले हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। और एक डाउट और था 5वां, वैकेंसी का मतलब क्या होता है। मैंने कहा वैकेंसी का मीनिंग हम क्लियर करेंगे। वेकेट कब माना जाएगा, 161 सबसेक्शन 4 में। यहाँ एक ही डायरेक्टर की वैकेंसी के बारे में बता दिया। बाकी डायरेक्टर वेकेट होंगे तो कैसे क्या अपॉइंट किया जाएगा। मैंने कहा वैकेंसी पे हमेशा मेंबर्स अपॉइंट करते हैं या डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, तो वुमन डायरेक्टर को तो डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। और बाकी डायरेक्टर का प्रोविजन लिखा हुआ 161 सबसेक्शन 4 में। ऐसा मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था। 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेश से। तो आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, पब्लिक कंपनी, लिस्टिंग का मतलब, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब और टर्नओवर का मतलब। ये 4 सवाल। पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या शामिल होगा क्या शामिल नहीं होगा, और एक हम पढ़ेंगे आज टर्नओवर में क्या शामिल होगा और नहीं होगा। इसके बाद जो चौथा टर्म है वैकेंसी का मतलब क्या होता है और एक इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, ये हम 2 बातें और जानेंगे। और ये जानने के बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा रेजिडेंट डायरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो तुम में से कोई बताएगा पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है। सोचो बैठे बैठे वहीं पर। मुझे पता है क्लास तो रिकॉर्डेड है, पर सोच तो तुम्हारी है। सोच तो सकते हो भैया, सोचिए सभी लोग। तो अब हमें पब्लिक कंपनी पहले हम समझ लेते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है।
और ये पढ़ना इतना ज़रूरी तो नहीं है वैसे, पर फिर भी ठीक है। अब हम जब हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं तो पब्लिक कंपनी के बारे में समझते हैं। देखो बेटा, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें 7 मेंबर्स हो, कम से कम 3 डायरेक्टर हो, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख मिनिमम होनी ही चाहिए। ये 3 विशेषताएं होती है, साथ में ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। और इनके पास क्या अधिकार आता है, मान लो ये 7 मेंबर होंगे, इसमें 3 डायरेक्टर होंगे, इनकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख कम से कम इनको रखनी पड़ेगी। उससे फायदा क्या होगा, उससे एक फायदा होगा, पब्लिक कंपनी लिस्टिंग करवा सकती है, लिस्टिंग। ये स्टॉक एक्सचेंज पे जाके रजिस्टर्ड हो सकती है पब्लिक कंपनी, इसीलिए पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिक कंपनी अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 5 लाख होना जरूरी है। पब्लिक कंपनी लोग क्यों बनाएंगे, क्यों लोग 7 मेंबर्स को लाएंगे, क्यों लोग 3 डायरेक्टर को लाएंगे? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है आपकी कंपनी को आप लिस्ट कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे लोग पहचान पाएंगे कि आप पब्लिक हो। पब्लिक कंपनी के पास लिस्टिंग कराने का अधिकार होता है, वो लिस्ट करवा सकती है शेयर्स को, आम जनता को बोल सकती है आओ मुझे पैसा दो। ये पब्लिक कंपनी है। ओके सर, ओके, अब समझ में आ गया पब्लिक कंपनी पे सर। और ये जरूरी क्यों है बनाना, ये भी समझ में आ गया। अब सर पेड अप शेयर कैपिटल में क्या शामिल होगा और क्या शामिल नहीं होगा? तो मैंने कहा पेड अप शेयर कैपिटल में क्या इक्विटी आएगी, ऑफकोर्स आएगी। क्या प्रेफरेंस शेयर आएंगे? आएंगे। क्या बोनस शेयर आएंगे? आएंगे। क्या राइट शेयर आएंगे? हाँ आएंगे। क्या कॉल्स इन एडवांस आएगा? कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा। क्या कॉल्स इन अरियर आएगा? यस ऑफकोर्स माइनस होगा। क्या फोरफिटेड शेयर्स आएंगे? यस ऑफकोर्स आएंगे। क्या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट आएगी? नहीं आएगी। वाह सर, क्या कितनी बातें बोल दी आपने। ये सारी बातें लिखो भाई, लिखो। इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस, राइट इशू, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फोरफिटर ऑफ शेयर। वापस सब बोल रहा हूं, इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस, राइट इशू, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फोरफिटर ऑफ शेयर। और लास्ट में मैंने एक बात और बोल दी थी, कौन सी? फोर फीचर के अलावा अब याद नहीं आ रही क्या था। इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस, राइट, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, एक एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट बच्चों। तो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी इक्विटी, प्रेफरेंस, बोनस, राइट इशू, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, फोर फीचर ऑफ शेयर। और एक लास्ट में क्या बोला मैंने, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट। इसमें कॉल्स इन एडवांस का कोई रोल नहीं होगा इसमें, और साथ में कोई रोल नहीं होगा इसमें कॉल्स इन अरियर, सॉरी कॉल्स इन अरियर माइनस होगी, कॉल्स इन एडवांस का कुछ नहीं होगा। और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट एज एन इक्विटी, सॉरी एज एन पेड अप शेयर कैपिटल ट्रीट नहीं की जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा टर्नओवर। तो टर्नओवर का मतलब क्या होता है? तो टर्नओवर का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना, टर्नओवर का मतलब होता है आपका सेल जो आप करते हो वो माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो बचता है वो कहलाता है टर्नओवर। टर्नओवर में से कैश डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होता है, मतलब सेल माइनस कैश डिस्काउंट। सेल्स माइनस कैश डिस्काउंट करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? या ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है सेल में से? व्हाट डू यू मीन टू से कैश डिस्काउंट और व्हाट डू यू मीन टू से ट्रेड डिस्काउंट? सोचो, सेल माइनस सेल्स रिटर्न तो होगा, क्या सेल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, सेल में से कैश डिस्काउंट माइनस होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? क्या टर्नओवर में से कैश डिस्काउंट को माइनस करना है या ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है? ये आज का सवाल छोड़ देते हैं तुम्हारे लिए। अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा, तुम सॉर्ट आउट करोगे तो तुम्हें ही पता पड़ेगा कि एक्चुअली सेल में से सेल्स रिटर्न को तो माइनस करना, ये तो पक्का है। हमें देखनी है लास्ट ईयर के ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे ये चीज़। तो मैंने कहा बच्चों एक बात मेरे को इंपॉर्टेंटली बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना। एक पेपर को ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा तुम्हें समझ में आए क्या हो रहा है। यस, ब्लैंक पेपर हमें चाहिए बच्चों। पहली बात मैंने बताई, वापस एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने सबसे पहले पढ़ा पब्लिक कंपनी का मतलब क्या। तो 7 लोग होने चाहिए मेंबर, 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 5 लाख मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, अपने नाम के नीचे लिमिटेड लगाना चाहिए पीछे। ये सब करने का फ़ायदा क्या? ये सब करने का फ़ायदा आपको लिस्टिंग मिलेगी। ये पूरी बात हो गई पब्लिक कंपनी से रिलेटेड। पब्लिक कंपनी में 7 लोग चाहिए, 3 डायरेक्टर चाहिए, 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए, लिमिटेड वर्ड अपने नाम के साथ लगाना होगा और लिस्टिंग करवानी होगी। ये तुम्हारे नोट्स जाने चाहिए सीधे कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में। इसके बाद सेकंड वर्ड जो मैंने बताया वो था पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें क्या क्या था? इक्विटी,
ऑफ कोर्स आएगी, प्रेफरेंस ऑफ कोर्स आएंगे, बोनस शेयर ऑफ कोर्स आएंगे, राइट इशू ऑफ कोर्स आएंगे, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस वाला नहीं आएगा, कॉल्स इन अरियर माइनस हो जाएगा। फिर हमने कहा फोर फीचर ऑफ कोर्स आएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट नहीं आएगी। तो कुल मिला के पेड अप शेयर कैपिटल का ये स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद बात करी टर्नओवर की, टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैंने कहा टर्नओवर में हमेशा होगा सेल माइनस सेल्स रिटर्न, ये तो हमेशा होगा, इसी को टर्नओवर बोलते हैं। बट क्या टर्नओवर में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, इन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट लेस होगा, मैंने कहा कमेंट करके मुझे बताना आज। अब मुझे टर्नओवर के बारे में एक बात और करनी है, हमें टर्नओवर वगैरह सब चेक कब करना है, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लास्ट डे के। तो मान लो जैसे कि ये हमारा ईयर है 15-16, ये है 16-17 जो स्टार्ट हुआ है, और ये हो गया 14-15, ठीक है ना, ये 14-15 है, ये 14-15, 15-16 और 16-17 हमारे सामने है। मान लो यहाँ हमने सेल 15-16 की लास्ट डेट की सेल देखनी है, ये 16-17 वाला ईयर है। अब इस ईयर में तो टर्नओवर की बात ही नहीं करनी है मुझे, टर्नओवर तो इस लास्ट क्लोजिंग डेट का टर्नओवर देखना है। तो मैंने कहा इस लास्ट क्लोजिंग डेट का जो टर्नओवर था वो 500 था, इस साल कुछ सेल की थी वो इस बार रिटर्न हो रखी है, वो रिटर्न हो रखी है 100, और ये जो 500 वाली सेल हुई थी इसमें से कुछ माल रिटर्न हुआ 16-17 में 50 का। तो बताओ कौन सा सेल्स रिटर्न माइनस होगा, 500 में से 100 माइनस होगा या 500 में से 150 माइनस होकर मुझे उस डेट पे खड़ा होना है। मतलब सेल्स रिटर्न माइनस तो होगी, पर किस डेट तक की सेल्स रिटर्न माइनस होगी, सिर्फ इसी डेट तक की। समझ रहे हो ना मेरी बात को, इसी डेट, ये हमारी डेट है लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट। तो ये 50 माइनस नहीं होगी, सिर्फ ये 100 माइनस होंगे जो प्रीवियस ईयर के आए थे, और अगर ये 50 इसी ईयर में आते तो वो भी माइनस हो जाता। ये मुझे टर्नओवर के संबंध में एक बात और करनी थी, ये भी मैंने कंप्लीट कर ली। एक बात और मुझे बतानी है, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा लिस्टिंग का मतलब अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज यानी कि निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड कर सकते हो तो आपको लिस्टिंग माना जाता है। ये लिस्टिंग सिर्फ पब्लिक कंपनियों को अलाउ है। ये बातें हो गई हमारी सारी। अब हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, 12-13 मिनट की क्लास हो चुकी है और हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा, सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, टर्नओवर क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, लिस्टिंग के बारे में पढ़ लिया, एक इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है अब हमें वो देखना है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब जब रजिस्टर्ड में रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर्ड में नाम अंकित कर लेता है उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, या फिर जब हमारे को सर्टिफिकेट मिलता है तब किसको बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब आरओसी अपने रजिस्टर्ड में नाम लिख लेता है उसको बोलते हैं। आरओसी जब रजिस्टर्ड में नाम लिख लेता है उस डेट को तुम इनकॉर्पोरेट हुए माने जाते हो। इतना सा हमें और समझना था, ये भी हमने समझ लिया। हमने इनकॉर्पोरेशन समझ लिया, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लिस्टिंग सब समझ लिया। मैंने टर्नओवर के बारे में एक बात तुम्हें और पूछनी थी, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट टर्नओवर में से माइनस होगा और कौन सा डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। सोचो, ये तुम्हारा काम है सोचना। सोच लो, ढूंढ लो हमें साथियों। पता है बेसुरी आवाज़ है मेरी, पर कोई बात नहीं, अब है तो है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज रेजिडेंट डायरेक्टर को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है अब वो है रेजिडेंट डायरेक्टर। वाओ, रेजिडेंट डायरेक्टर ये बोल रहा है एवरी कंपनी शैल हैव वाह 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 एटलीस्ट वन डायरेक्टर who stay in India for a total period not less than 182 days during the financial year। financial year वापस पढ़ रहा हूं, 3 बार पढ़ूंगा प्रोविजन को हर बार की तरह। एवरी कंपनी shall have at least one director who stay in India for a total period not less than 182 days during the financial year। However, in case of newly incorporated company in above requirement shall be proportionately at the end of financial year in which it is incorporate। हो क्या बोल दिया सर। अब लास्ट टाइम एवरी कंपनी दो जगह एवरी कंपनी वर्ड आया। एक तो जहां पे डायरेक्टर 3 अपॉइंट करने हैं, जहां डायरेक्टर 2 रहने हैं प्राइवेट कंपनी में, जहां 1 पर्सन कंपनी में डायरेक्टर रहना है, वहां लिखा हुआ है एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर, वहां रेजिडेंट डायरेक्टर भी हर एक कंपनी में चाहिए, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, 1% हो, गवर्नमेंट हो, ओपीसी हो, फॉरेन हो, कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। एवरी कंपनी मींस एवरी कंपनी, नॉट अ क्लास ऑफ कंपनीज, only listed company, unlisted company having a paid up share capital 100 or turnover 300. No, every company means every company. It doesn't matter. It's a private, public, 1%, foreign, doesn't matter. क्या बात है, क्या लिखा है लिखने वाले ने? एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया नॉट लेस देन 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल 182 दिन कम से कम रुकना चाहिए तुम्हारी कंपनी में। ऐसा कोई डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में होना कंपलसरी है, कोई मजाक नहीं चल रही है। शैल हैव लिखा हुआ है, तुम्हारा मन हुआ तुम रखो, नहीं रखो ऐसा नहीं, रखना पड़ेगा, तुम्हारा मन हो या नहीं हो। एवरी कंपनी शैल हैव एट लीस्ट वन रेजिडेंट डायरेक्टर। और व्हाट डू यू मीन टू से रेजिडेंट डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया not less than 182 days during immediate preceding financial year, not a calendar year, immediate preceding financial year, April to March। पूरा प्रोविजन ऑटोमेटिकली, देखो तुम्हें समझ में आने लग गया, बिकॉज तुमने शुरू की अगर 2 क्लासेस देखी ना तो तुम्हें ऑटोमेटिकली एवरी कंपनी का मीनिंग अब कॉन्सेप्ट नोट्स में जाके 2 मिनट में लिख दोगे। एवरी कंपनी मींस पब्लिक प्राइवेट जो भी हो, शेल हैव का मतलब कंपलसरी, तो मतलब एवरी कंपनी में कंपलसरी हो गया है कि एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। जो रेजिडेंट का मतलब होता है स्टे इन इंडिया, इंडिया में रुकना चाहिए वो कितने दिन, not less than 182 days immediate preceding financial year, not a calendar year, not January to December, year means April to March। और अगर कोई नई कंपनी है तो 182 डेज को प्रपोर्शनेट कर दो। पूरा प्रोविजन स्टिल क्लियर पिक्चर है कि एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया period not less than 182 days during immediate preceding financial year. However, in case a newly incorporated company, the requirement of proportionately apply हो जाएगी, जो requirement है वो proportionately apply हो जाएगी उस financial year के लिए। पहली बात क्या लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट नोट्स उठाओ। एवरी कंपनी मीन्स पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फॉरेन, 1% डजेंट मैटर, हर एक कंपनी। दूसरे नोट्स में तुम्हें जाके लिखना है क्या, शेल हैव। शेल हैव का मतलब कंपलसरी है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, कंपलसरी अपॉइंट करना ही करना है। उसके बाद एटलीस्ट का मतलब लिखना है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक। इसके बाद तुम्हें लिखना है रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, तो रेजिडेंट का मतलब होता है 182 दिन, कम से कम 182 दिन, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कब, प्रीवियस इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है वो लिख सकते हो, फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल टू मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब, नॉट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, ये हमने बता दिया। अब बोला मान लो कोई कंपनी ऐसी है, जैसे मान लो अप्रैल टू मार्च प्रीवियस ईयर था 2013, मैं 14 में हूँ, मेरे पास एक डायरेक्टर होना चाहिए जो कम से कम यहाँ 182 डेज रुके, पर एक्चुअली मेरी कंपनी स्टेबलाइज ही यहाँ पे हुई है, कहाँ पे, सितंबर में। तो फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब हम टोटल 7 महीने ही रहे, मतलब 7 मंथ की बात हो रही है। तो टोटल डेज जो हम काउंट करेंगे ना वो कैसे काउंट होंगे, तुम देखो अभी हम सिर्फ 7 महीने ही रह के आए हैं, तो हम बोल रहे हैं कि 365 डेज में से तुम्हें रहना चाहिए 182 डेज, और तुम एक्चुअली कितने डेज के लिए निकाल रहे हो कैलकुलेशंस, तो ये इक्वेशन जमा के तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन पूरे 12 महीने तक नहीं था, 12 महीने से कम में इनकॉर्पोरेट थे 2013 में, तो 2013 में तुम वो लिमिट 182 डेज नहीं, तुम्हारा जो रेजिडेंट डायरेक्टर होगा वो कम पीरियड के लिए रुक सकता है। कम पीरियड कितना, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के
अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज और मार्च के 30 डेज। टोटल ये डेज तुम्हारे होंगे, वो डेज तुम्हें यहाँ लिखने। और अब जो तुम्हारे नंबर ऑफ डेज आएंगे तुम्हें देखना पड़ेगा क्या ऐसा कोई डायरेक्टर है जो इतने टाइम के लिए इंडिया में रुका है। वो लिमिट प्रोपोर्शनेटली अप्लाई हो जाएगी, ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनेटली ये अप्लाई हो जाएगी। अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है तो, और वो 12 महीने से कम के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये प्रोपोर्शनेटली अप्लाई हो जाएगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी लिमिट। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिमिट को प्रोपोर्शनेट कर देंगे। पर मान लो कोई कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड थी, वो अब 2013 में आ गई, तो बोला आपको इस 2013 में 182 दिन किसी आदमी को अब इंडिया में स्टे रखना ही पड़ेगा। 2014 में हम जाके देखेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर 13 में कोई बंदा है जो आपका 182 दिन रहा। अगर 182 दिन नहीं रहा तो क्या होगा, तो पेनल्टीज लगेगी। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को वायोलेट करने की पेनल्टी, अगर 182 दिन आप किसी को भी नहीं रखोगे तो। पर अगर न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी हो, पुरानी नहीं हो, अभी नई बनी हो, और आपके मंथ कम है, मतलब हम तो 12 महीने बता रहे हैं, 365 दिन में से आपको 182 दिन रहना है, पर आपकी कंपनी के डेज कम है, तो कम डेज यहाँ लिखो और इस इक्वेशन में आपकी वैल्यू को निकाल लो कि आप जितने भी दिन रहे हो उसमें इतना दिन आपको रहना कम से कम कंपल्सरी है। तो प्रोपोर्शनेटली ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ये है रेजिडेंट डायरेक्टर का पूरा प्रोविजन। स्टिल क्लियर पिक्चर है, बहुत छोटा प्रोविजन है। 3 प्रोविजन 1956 एक्ट में नहीं थे, कंपनीज एक्ट 2013 में आए थे। वो 3 प्रोविजन थे, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये तीनों प्रोविजन बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोविजन है 2013 में, ये पहले नहीं थे। तो मैंने बोला हर कंपनी में डायरेक्टर होना जरूरी है। एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर, दस अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर तुम बोलोगे बॉडी कॉर्पोरेट, पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म्स कैन नॉट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर। मिनिमम एवरी कंपनी शैल हैव मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 1 पर्सन में 1, और मैक्सिमम डायरेक्टर 15। इफ यू इंक्रीज द 15 देन यू पास एसआर। This limit does not apply government company and Section 8 company. But if it is default, but if committed to the default under Section 137 and 92 financial statement or annual return, then this limit also apply to the government company and Section 8 company. इसके बाद हमने पढ़ा वुमेन डायरेक्टर। तो मैंने कहा वुमेन डायरेक्टर एवरी कंपनी नहीं लिखा, वहाँ लिखा हुआ क्लास ऑफ कंपनीज में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर शैल बी इन अ बोर्ड चाहिए। शैल लिखा हुआ वहाँ, तो शैल एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। जो वर्ड बोलते हैं ना आईसीआई कि आपने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड होते क्या, शैल। किसी बच्चे ने विल लिख दिया, मान लो गलती में जाके जोश में आके लिख दिया कि एवरी कंपनी विल हैव 1 वुमेन। क्या लिख रहा है, विल लिखते ही गुस्सा इतना आता, पेपर फाड़ने का मन होता है चेकर का। कॉपी चेकर बोलता है जब बंदे को इतनी सी नॉलेज नहीं कि शैल लिखा हुआ है विल लिखा हुआ है, तो तुम्हें नंबर किस बात के देगा। अब तुमने रेजिडेंट डायरेक्टर लिखा और तुमने लिखा क्लासेस ऑफ कंपनीज रेजिडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्लाई, या पता नहीं क्या मन से लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम। सोचो सही, जो कीवर्ड्स है वो है एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर, और रेजिडेंट डायरेक्टर मींस या रेजिडेंट मींस स्टे इन इंडिया नॉट लेस देन 182 डेज इमीडिएट प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। उस बात के नंबर देगा तुम्हें वो। और दिस लिमिट इज प्रोपोर्शनेटली अप्लाई इफ कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट। तो ये प्रोपोर्शनेटली अप्लाई हो जाएगी लिमिट। बस बिल्कुल सिंपल सा प्रोविजन है, बिल्कुल छोटा सा। अब सर ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया गया, क्यों एक रेजिडेंट डायरेक्टर को लाना जरूरी हुआ। मैंने कहा महिलाओं को लाना क्यों जरूरी हुआ था, बिकॉज नारी शक्ति, समझने की शक्ति नारियों में ज्यादा होती है, नारियां लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए नारियों को पब्लिक कंपनी में रखा। पर रेजिडेंट को बोला इंडिया में एक डायरेक्टर ऐसा होना ही चाहिए। तुम सोचो बेटा, अगर सारे के सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जो इंडिया में ही नहीं रहते हैं, साले इंडिया के बाहर रहते हैं, अब तुमने कोई गलती कर दी, डंडे किसको मारेंगे बताओ। कंपनीज एक्ट 1956 का लू फॉल था, सारे फॉरेन डायरेक्टर भी इंडिया में कंपनी खोल रहे हैं और सारे डायरेक्टर फॉरेन में बैठे हैं। अब तुम सोचो मैनेजमेंट चल रहा है फॉरेन से, डंडे पड़ेंगे फॉरेन जाके। फॉरेन से तो हम विजय माल्या को नहीं ला पा रहे, नीरव मोदी को नहीं ला पा रहे। फॉरेन तो फॉरेन ही होता बेटा। एक बार गए मालदीव, वहीं के हो गए हमेशा के लिए। एक बार गए स्विट्जरलैंड, फिर कभी नहीं आ सकते यहाँ। फिर ये देश पर आया है, फिर वो मूवी देखी होगी परदेश, कोई नहीं आ पाया। जो एक बार वहाँ चला गया वो वहीं चला गया हमेशा के लिए। तो वहाँ के लोगों को वहाँ भेजना ही नहीं है भैया। एक जना यहीं रुको, 182 दिन यहीं रुकेगा ना, गलत काम करते ही पड़ेंगे डंडे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, समझो। अगर तुम्हारे वो कॉपी बना रखी है तुमने, 3rd कॉपी जिसमें वाई लॉ लाइक दिस, तो बिकॉज बहुत ज़रूरी है। सारे डायरेक्टर फॉरेन रहेंगे तो हो गया कपिल शर्मा की तरह,
इंडिया को क्या मिला, बोला फ्रॉड हुआ, पकड़ो बाहर से भाई साहब विजय माल्या नहीं आ पा रहे, ये रेजिडेंट डायरेक्टर को कहाँ पकड़ के लाएंगे बच्चों। तो इसलिए प्रोविजन रेजिडेंट डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। मज़ा आ गया अब तुम्हें, मुझे लगता है अब तुम्हारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एकदम खुल चुके हैं, तुम्हें लॉ पढ़ना आ चुका है। आज तीसरी क्लास है, मैंने बहुत टाइम दे दिया देखो बच्चों पहले डायरेक्टर पढ़ाने में, डायरेक्टर पर लाने में, बिकॉज ये टाइम बहुत जरूरी होता है लॉ के लिए, लॉ को जान में बिठाने के लिए, लॉ को समझ में आने के लिए, लॉ को पढ़ना तुम्हें आना चाहिए ना, लॉ पढ़ते कैसे हैं। बिकॉज तुम 10 क्लास मेरे साथ जुड़े हुए रखोगे तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए तुम्हें लॉ खुद पढ़ना आ गया, तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं। तुम लॉ की अगर कोई बुक तुम्हें नहीं आती है तुम्हारे सामने, मान लो जो एक्ट मैंने नहीं पढ़ाया, ऐसा एक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है मान लो, या तुम एज ए सीए बनने के बाद तुम्हें किसी लॉ को पढ़ने की जरूरत पड़ती है, तुम लॉ को इंटरप्रिटेशन तुम यूं कर सकते हो। तुम्हारे लॉ की इंटरप्रिटेशन स्किल्स बढ़ाना काम है मेरा भी। अगर मैं वो नहीं बढ़ा पाऊंगा फटाफट, बेटा देखो बाकी टीचर्स 10 मिनट में प्रोविजंस खत्म करा देते हैं, वो वुमेन डायरेक्टर भी खत्म करा देते हैं, डायरेक्टर भी खत्म करा देते हैं और रेजिडेंट डायरेक्टर भी खत्म करा देते हैं ओनली 10 मिनट्स में। अब 10 मिनट्स में खत्म हम भी कर सकते थे, मैंने जान पूछ के 10 मिनट्स नहीं लिए, मुझे पता है अगर मैं इन पे घंटों लगाऊंगा ना तो ये घंटों मेरा आगे का समय बहुत बचाएगा। आगे जब भी अब शेल वर्ड लिखा हुआ आएगा, एवरी कंपनी लिखा हुआ आएगा, फिलिंग बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा हुआ आएगा, शेल के बाद कुछ लिखा हुआ आएगा, इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड, लिमिटेड, अब सब जानते हैं। हमारा दिमाग खुल चुका है, दिल खुल चुका है, दिल में खुद प्रोविजंस बच चुके हैं। अब मैं पता है कहाँ एवरी कंपनी लिखना है, कहाँ क्लास ऑफ कंपनीज लिखना है, क्लास ऑफ कंपनीज में कौन सी कंपनीज लिखना है, पेड अप शेयर कैपिटल में क्या आएगा, टर्नओवर में क्या आएगा, आग लगा देंगे। समझो मेरी बात को, लॉ कभी भी जल्दबाजी में नहीं पढ़ता। जो जल्दबाजी में लॉ पढ़ाता ना टीचर, ना तो उसको याद होती है ना बच्चों को याद रहती है, फिर गया जाम राम सत्य। समझ लो मेरी बात को, इसलिए लॉ को धीरे धीरे होले होले चलने दो। एक बार होले होले गाड़ी चलेगी फिर तो अपन तेज भगा लेंगे। तो तेज भगाने के लिए धीरे धीरे ट्रैक पे लाना जरूरी है। तुम तो जानती नहीं लॉ के बारे में, तुम्हें पता ही नहीं पढ़ते कैसे लॉ। मुझे तुम्हारे अंदर वो स्किल्स और वो हैबिचुअल करना पड़ेगा तुम्हें सब्जेक्ट के लिए, कि सब्जेक्ट कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, तुम्हारा दोस्त है ये सब्जेक्ट, क्या लिखता है बातें यार। Every company shall have at least one resident director or residence means stay in India not less than 182 days. In financial year, not a calendar year. वाह 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 वाह, क्या लिखा है। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है, अगले प्रोविजंस की तरफ बढ़ना है अब हमें। अब हम रेजिडेंट डायरेक्टर को खत्म कर चुके हैं। रेजिडेंट डायरेक्टर कहाँ लिखा हुआ है एक बार बताता हूँ, 149 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है डायरेक्टर के बारे में। 149 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है वो कि 2 में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट है तो उसको कितने महीने में वुमेन डायरेक्टर को लेके आना जरूरी है। वुमेन डायरेक्टर लिखा हुआ है सेकेंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 में ही। 149 सबसेक्शन 2 में वो ट्रांजिशन प्रोविजन लिखा हुआ है कि अगर 1956 से आप होके आ रहे हो तो वुमेन डायरेक्टर को कितने टाइम में लेके आओगे। अगर आप अभी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुए तो वुमेन डायरेक्टर को 6 महीने में, और लेके आ रहे हो तो 1 साल में आप वुमेन को लेके आ जाओ। वो 149 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। 3 में लिखा हुआ है रेजिडेंट डायरेक्टर, 149 सबसेक्शन 3 है ये। अब 149 सबसेक्शन 4 से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक, 149 सबसेक्शन 3 से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक एक डायरेक्टर की चर्चा होगी इस दुनिया में। वो डायरेक्टर कंपनीज एक्ट 2013 में ही आया है। 2013 के पहले इस तरह का डायरेक्टर नहीं हुआ करता था, और डायरेक्टर का नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हम सीए फाइनल की पूरी स्टडी जो करने वाले हैं वो आईसीए के मॉड्यूल से करने वाले हैं। मॉड्यूल हमारे लिए हमारी जान है, मॉड्यूल हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो प्रैक्टिस मैनुअल आपके लिए सब कुछ है, और अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो मॉड्यूल आपकी जान है। क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चंस के लिए बुक अलग से रेफर कर सकते हो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के लिए। पर आपके लिए 2 तरह से ज्ञान लेना जरूरी है, एक तो पीएम, या अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जा रहे हो, पीएम का मतलब होता है पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस दिए। अब तुम बोलोगे सर उससे क्या होता है, और ज़्यादा करने चाहिए। बेटा देखो, ज़्यादा करने से कभी भी रैंक नहीं आती है, ज़्यादा करने से बच्चा पास नहीं होता, कॉन्सेप्ट तेज करने से पास होता है। कॉन्सेप्ट वही है जो पीएम में दे रखे हैं, उन्हीं सवालों से घुमा घुमा के कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अगर वो सवाल कॉन्सेप्चुअल तैयार कर लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो 100% 60-70 स्कोर करोगे। वैसे ही अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स मॉड्यूल से रीड कर ली तो मॉड्यूल के बाहर से कहाँ जाएगा आईसीए। जो मॉड्यूल में लिखा हुआ वो जान है, वो भरमार है, वो सब कुछ है। अब आईसीए ने क्या किया हुआ है, मॉड्यूल भी 2 तरह के उसका कुछ बच्चों का पुराने मॉड्यूल उसमें सेक्शंस लाइन वाइज हो, 149, 150, 151। अब नए मॉड्यूल्स में ऐसा नहीं, नए मॉड्यूल्स में सेक्शंस चेंज है। पहले 149, फिर 152, फिर 153 to 59, फिर वापस 149 के प्रोविजन आ जाएंगे। जैसे 149 कंप्लीट नहीं दे रखी यहाँ,
यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हमें समझाया, उसके बाद हमको बोला इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है, फिर हमको समझाया एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, और फिर एक नई सेक्शन शुरू कर दी 152। मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पहले पूरी तरीके से खत्म करूंगा। मतलब अब मैं 149 सब सेक्शन 4 से लेके 149 सब सेक्शन 13 तक कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं 152 पे आऊँगा। अब ये सर कहाँ दी हुई है बेटा, मॉड्यूल को जैसे आगे रेफर करोगे ना, तो आगे रेफर करते जाओ और आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो तुम्हें आगे जाके बहुत आगे जाके दिया हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में सारी बातें बता रखी है। ये देखो, जी रहा सीधा 12 पॉइंट पे लेके हमें आ गया है मॉड्यूल। 12 पॉइंट पे इसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बातें की हुई है, यहाँ पे सारी बातें की हुई है। 149 सबसेक्शन 4 से शुरू कर रहा है ये पूरी बातें, देखो 149 सबसेक्शन 4 यहाँ से शुरू करेगा और हमें लेके जाएगा सीधा एंड तक। 149 सबसेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, सारी की सारी सेक्शन यही है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर उसके बाद हमें 13, और ये 13 मतलब लास्ट सेक्शन होगी हमारे लिए। मतलब अब हमारा डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करेंगे, हम 12 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे अब, बिकॉज हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को समझना है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को समझने के लिए 140 सब सेक्शन 4, 149 सब सेक्शन 4 से हमें समझना पड़ेगा। इसमें 6 बहुत बड़ी है, 7, 8, 9, 10 तो बहुत ईजी है। अब पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं, और फिर हम पॉइंट नंबर 12 में आएंगे और 149 सब सेक्शन 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चैप्टर में अब इंपॉर्टेंट सेक्शन आ चुकी है 149 सबसेक्शन 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञान दिया हुआ है, इसी ने पहले वो ज्ञान पढ़ते हैं और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसेक्शन 4 में चले जाएंगे, 149 सबसेक्शन 4। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, अभी तक हमने कर लिया 149 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजो, सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजो, 149 सबसेक्शन 2, 149 सबसेक्शन 3, और अब 149 सबसेक्शन 4 को पढ़ने से पहले हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो पढ़ने जा रहे हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, वाह वाह क्या लिखा है लिखने वाले ने। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब तो बोला पब्लिक कंपनी, कुछ स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी है, आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड विद द व्यू ऑफ बूस्ट द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या भारी वर्ड यूज कर लिया आईसीआई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बूस्ट करने के लिए बोर्ड में कुछ पब्लिक कंपनीज को, मतलब इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 की लैंग्वेज ऐसी हो सकती है क्या? एवरी कंपनी शैल हैव, हो ही नहीं सकती है। लैंग्वेज कैसी होगी? यहां खुद ने बोल दिया कि हम हर कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहते हैं, 2013 एक्ट बोल रहा है, हम तो कुछ स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी पे चाहते हैं। मतलब लैंग्वेज क्या होगी? लैंग्वेज होगी मिनिमम नंबर ऑफ independent director shall have on a board in class or classes of companies mentioned in rules appointment and qualification of director rules 2014। कुछ कंपनीज के बारे में बता रखा होगा कि इन कंपनीज में लाने की जरूरत होगी। हर जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, ये खुद बोल रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से पब्लिक कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बूस्ट करने के लिए चाहिए। ये बूस्ट कैसे करेंगे? कौन होंगे? इंडिपेंडेंट। इनका तुम्हारी कंपनी से कोई मतलब नहीं, अपनी निष्पक्ष राय रखेंगे। गलत होगा तो बोलेंगे गलत, सही तो बोलेंगे सही, चापलूसी नहीं करेंगे। और पब्लिक कंपनी कौन होती है? जो लिस्टिंग होती है, जिनके जनता में शेयर लिस्टेड होते हैं, हम और आप उसके शेयर खरीदते हैं। तो अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ निष्पक्ष लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, जागरूक लोग होंगे, भावनात्मक लोग होंगे, तो तुम्हारे साथ चीटिंग होने से रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है?
सर चीटिंग होने से तो वो भी रोक लेंगे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन पे भी कितनी पेनल्टीज लगती है। अरे पेनल्टीज छोड़ो, फिर भी साला गलत काम करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सोचेगा अगली बार सही बता देंगे, एक साल गलत काम, एक साल सही काम, एक साल गलत काम, एक साल सही काम, क्या क्या कर लेंगे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, पता ही नहीं पड़ेगा चीटिंग हुई है कि नहीं हुई। ये वो लोग हैं जो चीटिंग का पर्दाफाश कर देंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब कंपनीज एक्ट ने अपने वफादार लोगों को छोड़ दिया बोर्ड में। हर कंपनी में नहीं छोड़ सकता कंपनीज एक्ट, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में क्यों छोड़ेगा भाई, प्राइवेट कंपनी बोलेगी पागल है। हम बाहर से किसी इंडिपेंडेंट को लाए हमारी पब्लिक प्राइवेट कंपनी में, और वो हमारे सारे सिगरेट्स चोरी करे और भाग जाए, सीक्रेट लीक, बोला बात तो सही है, सीक्रेट लीक हो जाएंगे तो सारे सीक्रेट्स हो हमेशा। तो प्राइवेट कंपनी 1% को माफ कर दिया, पर पब्लिक कंपनियों को बोला, और पब्लिक में भी हर पब्लिक कंपनी को नहीं, कुछ पब्लिक कंपनियों को जो एक लिमिट को क्रॉस करेगी। क्या लिमिट सर, वही वाली लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल 100, ओ भाई वो वुमेन डायरेक्टर की, तो इंडिपेंडेंट की कैसे होगी, मतलब इंडिपेंडेंट की लिमिट कुछ और होगी। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बूस्ट करेंगे, शक्ति देंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है ताकत देना, झूठ का पर्दाफाश करना, मैनेजमेंट को अच्छे से चलाना, सही स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेना, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। साफ सुथरी गवर्नेंस, स्मूथ गवर्नेंस, क्लीन गवर्नेंस, गलत काम नहीं होने देना, भ्रष्टाचार नहीं होने देना, सही डायरेक्शन पे जाना, सत्य बोलना। रावण की सभा में एक जने ने सत्य बोला था और रावण ने लात मार के उसे भगा दिया था, और सत्य बोलने वाला एक ही बंदा था, विभीषण। हम लात नहीं मार सकते, हमें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा, लात मार ही नहीं सकते हो। ना वुमन भाग सकती है और ना भाग सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, भगा नहीं सकते हो दोनों को। भगाओगे तो वुमन को 3 महीने में लाना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट को तो भगा ही नहीं सकते हो। तुम्हारी सभा में विभीषण बैठेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि मां सीता का हरण किया रावण, तूने गलत किया है, दे मां सीता को वापस ले जाके सियावर रामचंद्र भगवान को। समझ रहे हो मेरी बात को। अब विभीषण को लात नहीं मारी जा सकती है, विभीषण सभा में बैठेगा और चिल्ला चिल्ला के गलतियों को बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। ये विभीषण से कॉन्सेप्ट प्रेरित है। रावण ने विभीषण को लात मार के भगा दिया था, पर रावण की सोच को हमने भाप लिया। हमने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रावण है, अगर इन रावणों की सभा में कोई विभीषण रहेगा ना, फिर करो रावण तुम गलत काम। सर वो रावण को तो विभीषण भगा, इनको नहीं भगा सकते हो। ये कॉन्टिन्यूअस 3 साल तक इनका रहना जरूरी है। एक बार आएगा 3 साल रहेगा, कोई नहीं हटा सकता, और 3 साल बाद वापस आ नहीं सकते। ये आएंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन से, पहली बार कौन से रेजोल्यूशन से आएंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स से। 3 साल कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, अगर 3 साल के पहले हटा नहीं सकते हो। इनका टर्म होगा 5 साल का, एक बार 5 साल ओआर से, अगली बार 5 साल एसआर से। एक बार सरकार आएगी तो 5 साल चलेगी, और 3 साल तो रखना जरूरी ही जरूरी है। 3 साल पहले तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अगर एक बार अप्लाई हुआ तो 3 साल तक वो कॉन्टिन्यूअस अप्लाई रहेगा ही रहेगा। भले ही तुम्हारी लिमिट कम हो जाती है, जैसे मान लो यहाँ कुछ लिमिट दे रखी होगी, पेड अप शेयर कैपिटल 100 रखनी है, वो 100 से कम हो गई मान लो अगले साल, तो क्या करेंगे, हटा दो ना, हट नहीं सकता। एक बार आया तो 3 साल रहेगा ही रहेगा भैया। प्रोविजन को 3 साल तक मानना ही मानना है। बहुत बड़ी पावर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। विभीषण अब बैठेगा सभा में, चिल्ला चिल्ला के शोर मचाएगा। मतलब सर ये विभीषण है। अब जैसे मान लो वुमेन डायरेक्टर हम लेके आए, हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, हमारी पेड अप शेयर कैपिटल पिछली बार 100 करोड़ से ज़्यादा थी या इक्वल टू 100 करोड़ थी, हम वुमेन को लेके आ गए। 13-14 में हमारी कैपिटल 100 से ज़्यादा थी, तो 14-15 में वुमेन हमारे साथ थी। 15-16 में हमने 14-15 की कैपिटल देखी, वो 100 से कम हो गई, 99 हो गई, तो क्या वुमेन को हटा सकते? ऑफकोर्स हटा सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी लिमिट चेक करनी, लिमिट कुछ दे रखी होगी, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल वही मान लो चलो 100 है, 13 में वो लिमिट थी, 14-15 में हमने अपॉइंट कर दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। अब 15-16 में क्या उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा दे, हमारी लिमिट कम हो गई है, हमारी पेड अप शेयर कैपिटल 99 हो गई है, तो क्या हटा देगा ना? एक बार इंडिपेंडेंट आया तो 3 साल तक रहेगा ही रहेगा। महिला लिमिट कम होने पर हटाई जा सकती है, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिमिट कम होने पर हटाया नहीं जा सकता है, इंडिपेंडेंट है वो। आया तो आया। महिला को लिमिट कम होने पर हटा सकते हो, क्योंकि महिला इंडिपेंडेंट नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। महिला तुम्हारे घर की भी हो सकती है डायरेक्टर, पर इंडिपेंडेंट है। विभीषणों को नहीं हटाओगे अब। अगर विभीषण हटा तो तुम गए बेटा, पेनल्टीज लगेगी, ठोक ठोक के बजा देंगे। 5 साल के लिए विभीषण आता है, और 5 साल पहले विभीषण को कोई हटा नहीं सकता, चाह कर भी नहीं हटा सकते। सर हमारा दिल कोस रहा है,
हमारा दिल पसीज रहा है, विभीषण बहुत ज्यादा बातें सुना रहा है, इच्छा हो रही है मारने की। चुप, हाथ तो नहीं लगेगा विभीषण के अब। बात तो सही है सर, विभीषण के अब कोई हाथ नहीं लगा सकता, मां सीता का अब हरण नहीं हो सकता, क्योंकि अब विभीषण जैसे कलाकार हमारी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बूस्ट करने के लिए आ रहे। रावण, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का महत्व अब समझ में आया होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का महत्व, क्यों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन लाना जरूरी हो गया। तो वाई लॉ लाइक दिस वाली कॉपी में जाके लिख दो ये सारी बातें, ठोक दो विभीषण को, मतलब विभीषण को नहीं, रावण को ठोक दो, कॉपी में लिख दो। क्या समझ रहे हो? तो अब इन्होंने बोला कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर होता है, पढ़ेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर 184 में। 184 मतलब सर सेकंड चैप्टर मीटिंग वाला, याद आ गया, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में तो 172 तक ही जाना है, तो 184 तो सेकंड चैप्टर में आएगी, वहां हम पढ़ेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव तो हम जानते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो डेली पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट क्लास में बता दिया था, जो डेली बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, एज ए एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, डायरेक्टर भी है पर एम्प्लॉय की तरह बैठे रहते हैं 24 घंटे ऑफिस में। 24 घंटे नहीं, मतलब जो ऑफिस टाइम है उसमें वही मिलेंगे, काम करेंगे, ग्राउंड वर्किंग संभालते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव ग्राउंड वर्किंग नहीं संभालते, डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हम सीधा 12 पॉइंट पे आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे अब आने वाले हैं। फटाफट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब हम खत्म कर लेंगे, बिकॉज तुम्हें प्रोविजन बनाना आ गया, अब तुमने खुद ने प्रोविजन बना दिया कि एक बार सरकार 5 साल चलेगी ओआर से, दूसरी बार 5 साल चलेगी एसआर से, तीसरी बार वो आ नहीं सकता है, क्योंकि तीसरी बार अगर आएगा तो मुझे लगता है उसका इंटरेस्ट भंग हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तीसरी बार आएगा, तो समझ रहे हो ना। 2 बार तक तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, पर तीसरी बार वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। वाह सर वाह, क्या कह रहे हो, अब तो बात तो समझ में आ गई। आ जाओ फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन पढ़ते हैं मेरे साथ। ओ माय गॉड, क्या लिखा है, लिखने वाले ने क्या लिख दिया, मजा आ गया। 149 सबसेक्शन 4 तुम्हारे सामने है, और चिल्ला चिल्ला के सेक्शन कुछ बोलना चाह रही है। फॉलोइंग कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर चाहता है वुमन, एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1 नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए। कौन सी कंपनीज में चाहिए? तो मैं बोलूंगा क्लास ऑफ कंपनीज में शेल। यहां शेल नहीं लिखा, पर हमको तो शेल लिखना है भैया। ये तो सिर्फ प्रोविजन कॉपी पेस्ट नहीं किया इन्होंने, प्रोविजन तो ऐसे ही होगा ना कि क्लासेस ऑफ कंपनीज शेल हैव ऑन अ बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एवरी क्लास ऑफ कंपनीज मींस इंक्लूडिंग क्लास ऑफ कंपनीज लिस्टेड कंपनी। वाह 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 वाह। अदर पब्लिक कंपनी, ओ हो, अदर पब्लिक कंपनी, वाह 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 वाह। अब ये अदर पब्लिक कंपनी कौन सी है? बोला अदर पब्लिक कंपनी ये है जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, ओहो, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, वहां तो सर 2 ही लिमिट थी महिला पे। हाँ, पर सर ये भी पब्लिक कंपनीज पे लग रहा है, वो भी पब्लिक कंपनी लिस्टेड पे बिना लिमिट के, सेम वुमेन डायरेक्टर की तरह। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 और मोर, टर्नओवर 100 और मोर, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट्स डिबेंचर एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। बड़ी बड़ी कंपनी है सर, 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन, इतना लोन ले रखा 50 करोड़ और मोर। तुम्हें रखना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर लिस्टेड कंपनी में कितने होंगे और इन कंपनीज में कितने होंगे, तो देख लेते हैं। बोला लिस्टेड कंपनी में तो कम से कम टोटल नंबर के शैल हैव टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? तो लिखा हुआ है एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल हैव अ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एनी फ्रैक्शन कंटेनिंग इन 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए लिस्टेड कंपनी में? टोटल का 1/3, टोटल 10 डायरेक्टर तो 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, टोटल 3 डायरेक्टर तो 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, टोटल 5 डायरेक्टर तो 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब सर फ्रैक्शन में आया तो क्या? तो बोला अगर फ्रैक्शन में आते हैं
तो राउंडेड ऑफ एज अ वन राउंडेड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ एज अ वन करना है, राउंडेड ऑफ शैल बी राउंडेड एज अ वन, शैल बी राउंडेड एज अ वन, शैल बी राउंडेड एज अ वन। पर अगर सर ये वाली कंपनीज है कौन सी, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, जिनकी पेड अप टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, जिनकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर और डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर है, तो सर इन लोगों को कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड अ सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज। ये रूल 4 में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल 2014, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको 1/3 टोटल नंबर का करना और इनको 2 डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने भी हो 10 हो 50 हो 100, 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2 डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर और 1/3 डायरेक्टर। मतलब सर ये प्रोविजन कुछ ऐसा हो गया, कैसा हो गया, कुछ सर ऐसा हो गया, मतलब ये तो कि हमारे को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखते हैं तो हमें देखना पड़ेगा 2 कंपनीज, कौन सी, पब्लिक कंपनीज, और ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड है और ये पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी में हो तो आपको टोटल नंबर के 1/3 डायरेक्टर चाहिए इंडिपेंडेंट, टोटल नंबर के। और अगर आप अनलिस्टेड हो तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में आपको लिमिट देखनी है पेड अप शेयर कैपिटल वगैरह की, और आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट लिखा हुआ है वहाँ। और यहाँ पे चाहिए टोटल नंबर का 1/3, और अगर मान लो कोई नंबर फ्रैक्शन में आता है 1/3 में तो उसको काउंट करेंगे एज 1। वाह सर क्या बात है। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी चाहिए, 10 और मोर, और उसके अलावा टर्नओवर 100 और मोर, और आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर और डिपॉजिट कितने चाहिए, 50 करोड़ और मोर। सर पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, टर्नओवर का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है हम ये भी जानते हैं, ये क्यों आते हैं इसलिए हम जानते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमको चाहिए। सर यहाँ जो लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी उसका मतलब भी जानते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब भी जानते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब भी जानते हैं। जो लिस्टिंग हुई नहीं है, हो तो सकती है पर हुई नहीं है, हो जाएगी थोड़े दिन में, जब मन होगा तब प्रोस्पेक्टस लाएगी और हो जाएगी, इसलिए वो अनलिस्टेड, अभी तक उन्होंने अपने शेयर लिस्ट नहीं करवाए। बाकी सर शेल का मतलब हम जानते हैं, ये भी कंपलसरी प्रोविजन है, यस सर कंपलसरी प्रोविजन है। सर शेल कहीं लिखा हुआ नहीं था बेटा, वो कंप्लीट लॉ की लैंग्वेज नहीं है, वो मॉड्यूल की लैंग्वेज है। ये सर जो कंपनीज के नाम दे रखे हैं वो कौन से रूल्स में दे रखे हैं, रूल 4, और रूल 4 भी कौन सा, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल्स 2014 में ये लिमिट दे रखी है, ये कंपनीज के नाम दे रखे हैं। ओके सर बात समझ में आ गई पूरी तरीके से आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हो, समझ गए सर समझ गए। 1/3 और यहाँ पे 2, और ये जो लिमिट चेक करनी है, लिमिट कब की चेक करनी है, वही लिमिट प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ओके सर ओके, बात तो पूरी तरीके से समझ में आ गई सर, क्या कह रहे हो आप, मज़ा आ गया बात तो। अब ये बोल रहा है ड्यू टू composition of its audit committee, if a public company is covered under the above rule, requirement to the appointment of a higher number of independent directors, such number of independent director applicable to it। ये प्रोविजन बोल रहा है अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कंपनी की लिमिट भी लगती है तो फिर ऑडिट कंपनी बोलती है आपको हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ऑडिट कमेटी बोलती है आपके जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर है टोटल में से हाफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और 149 सबसेक्शन 4 तो बोलती है टोटल में से 1/3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और एक और सेक्शन है 178 ऑडिट कमेटी की, वो बोलती है आपका 1.5 नंबर ऑफ हाफ मेंबर्स, आपके जो हाफ डायरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बोल रहा है अगर मान लो आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी की लिमिट भी अप्लाई होती है तो फिर ऑडिट कंपनी के हिसाब से आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाने पड़ेंगे, चाहे भले ही 149(1) के अकॉर्डिंग आपके डायरेक्टर कम आ रहे हैं, पर ऑडिट कमेटी की बात मानते हो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब 178 जब पढ़ेंगे तो एक बार इसको मिक्स करवा दूँगा, अभी हम इसको नहीं समझेंगे। 178 और 177 ये सारे ही सेक्शंस 178, 177 ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, ये सब हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तब मैं ये सारी बातें करवा दूंगा। अब हमें देखना है एक इंटरमीडिएट वैकेंसी है, अगर मान लो इंटरमीडिएट वैकेंसी हो जाती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो क्या करेंगे। इसके बाद पढ़ना है ड्यूरिंग द कंडीशन आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट इज रिक्वायर्ड। समझ रहे हो क्या, मान लो कंडीशन पिछले साल सही थी, इस साल कंडीशन हमने इस साल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेके आ गए, मान लो ये था
ये 13-14 है, ये 13-14, ये 14-15 चल रहा है और ये 15-16 है। यहाँ पे हमारी लिमिट थी 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, यहाँ वो पेड अप शेयर कैपिटल 10 की जगह 9 ही रह गई, तो क्या यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, 3 साल तो कम से कम रहेगा, बस यही बात लिखी हुई है। अब मुझे सिर्फ पढ़ानी है, मैं एक बार पहले हाईलाइट करा देता हूँ। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक ये प्रोविजन चलेगा ही चलेगा, कोई नहीं हटा सकता। इन तीनों ही लिमिट्स के बीच में और लगा हुआ है। वैसे तो मैंने बोला सेम वुमन डायरेक्टर की तरह, इसलिए और को टिक करने की जरूरत नहीं है, हमको पता पड़ जाएगा। एंड नहीं लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ होता तो फिर पेड अप शेयर कैपिटल वाली भी कंडीशन पूरी करो, टर्नओवर वाली भी करो, आउटस्टैंडिंग लोन वाली भी करो, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाना है। यहाँ तीनों में से एक लिखा हुआ है, ये भी बात समझ में आ गई। अब हमने ये भी पढ़ लिया 3 सालों का। उसके बाद क्या लिखा हुआ होगा सर? उसके बाद हमको ये बताएगा कि अगर एक बार आप डायरेक्टर को लेके आ गए तो ये डायरेक्टर 5 साल तक रह सकता है। कुछ कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके आने की जरूरत नहीं है, जैसे कि जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी को। ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा। उसके बाद बताएगा हु कैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा 5 साल के लिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा अगले 5 सालों के लिए। एक बार 5 साल के लिए आएगा ओआर से, एक बार 5 साल के लिए आएगा एसआर से। ये टोटल बातें अब हमें पढ़नी है। सिर्फ मैंने जो समझाया था वो सारी एक बार समरी मैंने वापस बोल दी कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ये कुछ खास कंपनीज पे अप्लाई करेगा। पब्लिक कंपनी लिस्टेड, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो क्या, अनलिस्टेड है तो क्या। अब अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, अगर मान लो लिमिट्स चेंज हो जाती है क्योंकि आप अनलिस्टेड हो, सिर्फ अनलिस्टेड में लिमिट चेंज हो सकती है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 की 9 हो सकती है, टर्नओवर कम हो सकता है। तो अगर ये होता है तो आप 3 कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूअस 3 ईयर तक तो ये एक बार प्रोविजन में घुसने के बाद फॉलो करना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक बार आएगा, वो 5 साल के लिए आएगा ही आएगा, 5 साल पहले उसको हटा नहीं सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात हमने और पढ़ी। हमने कहा पहली बार जब 5 साल के लिए आएगा तो ओआर से आएगा, दूसरी बार 5 साल के लिए एसआर से आएगा। ऐसा क्यों होगा अभी हम सब पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अगर इसकी इंटरमीडिएट वैकेंसी होती है तो कैसे फिल करनी है, वो हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम ब्रेक के बाद इस पूरे प्रोविजन को इलॉबरेट तरीके से समझने वाले हैं। ये देखो इंटरमीडिएट वैकेंसी के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसने बोला एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड अर्लियर बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विचएवर इज लेटर। मतलब सेम वुमन डायरेक्टर वाली लैंग्वेज लिख दी कि अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीच में मर जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है, वेकेट कर देता है अपने ऑफिस को किसी भी कारण से, मरना, डेथ होना, हटाना, हटा तो हम वैसे भी नहीं सकते 3 साल पहले, पर मान लो मर गया तो ऑफिस वेकेट हो गया, तो वेकेट होने के बाद नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने दिन में लाना है, तो वही सेम बात अगली आने वाली बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विचएवर इज लेटर। तो इंटरमीडिएट वैकेंसी बिल्कुल सेम है। एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ गया, लिमिट कम भी हो गई तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ कंपनीज पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन नहीं लगेंगे, वो है जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी। ये क्या होती है सर, ये अभी हम पढ़ते हैं और फिर हम प्रोविजन 139 सबसेक्शन 6 की तरफ मूव करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हु बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या मैं एक कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? क्या आप बन सकते हैं? क्या कोई और बन सकता है? नहीं, वही बन सकता है जो 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशन को पूरी करता है। अब आने वाले ब्रेक के बाद हम 149 सबसेक्शन 4 से लेके कंटिन्यूअसली 149 सबसेक्शन 13 तक की सेक्शन को खत्म करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए अगले पार्ट तक। ब्रेक के बाद मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए।